नमस्कार, मैं हूं प्रशांत कुमार और आप देख रहे हैं पूर्वाई क्राइम स्पेशल। आज बात रिश्तों की होगी, परिवार की होगी। दिखाएंगे आपको कि कैसे रिश्ते अब दागदार होते जा रहे हैं, कैसे अपने ही लोग सौदागर बनते जा रहे हैं और अपने ही लोग अपनों को बाजार में बेच भी रहे हैं। मामला गंभीर है, लेकिन गंभीर मामला तो वो भी है जो रांची से सामने आया था। इंतजार अली, जी हाँ, डॉक्टर इंतजार अली, वही शख्स जिसे विस्फोटकों के साथ गिरफ्तार किया गया था। लेकिन राज है कि अभी तक बाहर नहीं आए हैं, विस्फोटकों की मंजिल का पता नहीं चल सका है। चलिए आज तलाश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं पूर्वाई क्राइम स्पेशल। सबसे पहले बात दहशतगर्दों की। जी हाँ, इससे पहले कि हम आपसे दहशतगर्दों के बारे में, उनके इरादों के बारे में बात करें, सबसे पहले हम पूरी कड़ी आपको दिखाते हैं कि कब यह सिलसिला शुरू हुआ और कैसे झारखंड की धरती से दहशतगर्दों के निशान दिखने लगे। झारखंड के 3 बड़े शहर जमशेदपुर, बोकारो और फिर राजधानी रांची। जी हाँ, यह भी जुड़ जाता है। आखिर क्या है इन सबका कनेक्शन? जमशेदपुर में ब्लास्ट, बोकारो में धमकी, रांची से विस्फोटक बरामद। ये कड़ियां कुछ संकेत करती हैं। जमशेदपुर में ब्लास्ट होता है, उसके 2 दिनों बाद बोकारो में BPSCL को उड़ाने की धमकी दी जाती है और इसके 2 दिनों के बाद रांची से भारी मात्रा में विस्फोटकों का जखीरा बरामद होता है। अब आपको पूरी कड़ी समझाते हैं। रांची में जो विस्फोटक बरामद हुआ है, सूत्रों की माने तो वो विस्फोटक बांग्लादेश से लाया गया था। सूत्रों के मुताबिक बरामद विस्फोटकों के पीछे आर्मी इंटेलिजेंस का इनपुट काम कर रहा था, लेकिन इसकी बरामदगी से सबके होश उड़ जाते हैं। एक शख्स की गिरफ्तारी भी होती है। गिरफ्तार शख्स का नाम डॉक्टर इंतजार अली है। इंतजार अली के घर और उसके क्लिनिक पर IB की टीम देर रात तक तलाशी अभियान चलाती है। उसके घर से 4 डायरी, 1 कंप्यूटर सेट और कुछ टिकट बरामद हुए हैं। पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। जो रांची बर्दवान पैसेंजर है, उसमें इंटरसेप्ट करके एक व्यक्ति को पकड़ा गया है, जिसके पास जो कुछ एयरबैग्स थे, ट्रैवलिंग एयरबैग्स, उसमें ये मिला है। ID के मटेरियल्स मिले हैं और ये सब डिवाइसेस ऐसे हैं जो कि IDs में यूज़ होता है। जहाँ तक व्यक्ति का प्रश्न है, वो अपने आप को इंतज़ार अली के नाम से जाना जाता है, ऐसा वो कहता है। और ये भी उसने कहा है कि वो मुजाहिद नगर हिंदपीढ़ी का रहने वाला है। ये भी उसने कहा है कि वह एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, अर्थात कंपाउंडर है, और वो मेडिकल का काम करता है। झारखंड में सिमी और IM के मॉड्यूल पहले भी सक्रिय रहे। उसके कई स्लीपर सेल झारखंड में सक्रिय हैं। कई गिरफ्तारियां झारखंड से हो चुकी हैं। पटना में हुए गांधी मैदान में नरेंद्र मोदी की रैली के दौरान ब्लास्ट के तार भी रांची से जुड़े हुए थे और जितने बड़े पैमाने पर विस्फोटकों का जखीरा पकड़ा गया है, वो भारी तबाही के लिए काफ़ी था। काफ़ी गहराई से जांच किया जा रहा है। अभी तो यही कब बताया जा सकता है। सर, अभी तक जो जानकारी मिली थी कि उसे डिलीवर कहाँ किया जाए, इस पर किसी प्रकार की बातें सामने आ पाई है? नहीं, ये जो पकड़ाया है विस्फोट से संबंधित सामग्री है, इसका इस्तेमाल शांतिपूर्ण तरीके से किए जाने वाले कार्यों के लिए नहीं था। ये जहाँ भी इस्तेमाल होता वो राज्य की अशांति के लिए पर्याप्त था। गंभीर विषय है, इसका अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं और इससे संबंधित जो भी चीज़ें होंगी वो हम लोग पूरी गहराई से, पूरी संवेदनशीलता से उसको हम देखेंगे। अब देखना है कि तबाही के इस कनेक्शन का खुलासा पुलिस कब तक करती है। गौर करने वाली बात यह भी है कि जिस तरह से आतंकियों के तार उनके स्लीपर सेल
झारखंड में काम कर रहे हैं वो चिंता का सबब है। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट रहने की जरूरत है ताकि दहशतगर्दों के नापाक इरादे कामयाब न होने पाए। सनी शारद, जी मीडिया, रांची। और अब बात दहशतगर्दों के प्लान की। सवाल ये कि रास्ता किधर जाता है। जी हां, रांची जिले से दहशतगर्द को पकड़ा गया, लेकिन फिर वही सवाल खड़ा है कि उसके निशाने पर था कौन। विस्फोटकों का जखीरा, दहलाने की साजिश, पुलिस की दबिश और निशाने पर बिहार। क्या है विस्फोटकों का बिहार कनेक्शन? सत्ताईस अक्टूबर 2013, पटना का गांधी मैदान। तब बीजेपी के प्रधानमंत्री उम्मीदवार थे नरेंद्र मोदी। मोदी की रैली थी, लेकिन तभी ब्लास्ट होता है, सीरियल ब्लास्ट, और फिर राजधानी पटना में अफरा तफरी मच जाती है। जाहिर है मोदी निशाने पर थे। तब चुनाव का दौर था, लोकसभा का चुनाव था, और अब बिहार में चुनावी माहौल है। विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो क्या बिहार एक बार फिर आतंकियों के निशाने पर है? क्या बिहार को फिर दहलाने की साजिश है? झारखंड में मिले विस्फोटक से क्या है कनेक्शन? जी हां, ये सवाल उठ रहे हैं। इनके जवाब जानना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि 20 अगस्त को रांची के किता स्टेशन से विस्फोटकों का बैग बरामद होता है। बैग लेकर डॉक्टर इंतजार अली नाम का शख्स जा रहा था। उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। जांच एजेंसियों को बैग की तलाशी से 2 अहम सुराग भी मिलने की खबर है। बारूद से लिपटा 18 अगस्त का एक अखबार का टुकड़ा मिला है, जिसमें 30 सितंबर को बिहार में महागठबंधन की चुनावी रैली की खबर है। इस रैली में नीतीश कुमार, लालू यादव, कांग्रेस के बड़े नेता और मुलायम सिंह यादव सहित कई बड़े नेता शामिल होंगे। आशंका जाहिर की जा रही है कि पटना में होने वाली ये रैली आतंकियों के निशाने पर है। इतना ही नहीं, सबसे खास बात यह है कि सुरक्षा एजेंसियों को एक पर्ची मिली है। इस पर्ची में कोड वर्ड में कुछ संकेत है। इस पर्ची में उर्दू में कुछ लिखा है। इस पर्ची में बिहार लिखा हुआ भी दिखाई दे रहा है। टारगेट के पास भी कुछ लिखा दिखाई दे रहा है। डैश देकर बीके भी लिखा है। कागज के इस टुकड़े में डॉग का भी जिक्र किया गया है, लेकिन इसे खास नंबर के साथ लिखा गया है। इस पर्ची में कई ऐसे और कोड हैं जिन्हें डिकोड करने की कोशिश में सुरक्षा एजेंसियां लगी, लेकिन जिस तरह से कोड लिखी हुई पर्ची मिली है उसने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। पटना के गांधी मैदान में हुए ब्लास्ट का कनेक्शन भी रांची से जुड़ा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि झारखंड की राजधानी दहशतगर्दों के लिए मुफीद बनती जा रही है? अगर ऐसा है तो फिर ये गंभीर चिंता की बात है। इंतजार अली विस्फोटक लेकर किस तबाही को अंजाम देने जा रहा था, ये तो अभी तक साफ नहीं है, लेकिन बिहार चुनाव पर अपराधियों की नजर है, ये साफ है। अभी तक जमशेदपुर ब्लास्ट का मामला भी नहीं सुलझ पाया है, जबकि जमशेदपुर में ब्लास्ट हुए 1 सप्ताह से ऊपर का वक्त गुजर चुका है। सवाल है कि क्या झारखंड में आतंकियों का स्लीपर सेल एक्टिव है? अगर है तो फिर सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क हो जाना चाहिए। सनी शारद, जी मीडिया, रांची। जो शख्स पकड़ा गया है, गिरफ्तार हुआ है, इंतजार अली, उसके पास से कुछ चीजें बरामद हुई हैं। इन सबकी बरामदगी से कुछ सुराग हाथ लगे हैं, वहीं कुछ सवाल भी खड़े होते हैं। सवाल यह है कि आखिर उन कोड वर्ड्स का मतलब क्या है? जो विस्फोटक पकड़े गए हैं उसके निशाने पर कौन था, ये कहना फिलहाल जल्दबाजी होगी, लेकिन गिरफ्तार शख्स के पास से जो पर्ची बरामद हुई है
उस पर गौर करने से कुछ संकेत दिखाई देते हैं। हालांकि अभी किसी तरह के भी निष्कर्ष पर पहुंचना मुनासिब नहीं होगा, लेकिन फिर भी कोशिश की जा सकती है। दरअसल पर्ची पर TGT LM लिखा है। अब सवाल है कि इसका मतलब क्या हो सकता है। सबसे पहले गौर करने वाली बात यह है कि बारूद के साथ जो पेपर बरामद हुआ है, उस पेपर में बिहार में होने वाली स्वाभिमान रैली के बारे में खबर है। ऐसा माना जा रहा है कि बिहार में ये एक बहुत बड़ी रैली होने जा रही है। इस रैली में नीतीश कुमार और लालू यादव के अलावा कांग्रेस के भी बड़े नेता शामिल हो सकते हैं। अब आते हैं पर्ची पर लिखे तथ्यों पर। पर्ची पर लिखा है TGT LM क्राउड। यहाँ TGT का मतलब टारगेट हो सकता है। दूसरी बात, पर्ची में मोर 47 लिखा है। विस्फोटकों के साथ शख्स गिरफ्तार होता है तो जाहिर है मोर 47 से मतलब AK-47 भी हो सकता है, जिसे बाद में पावर कमिंग लिखा गया है। तीसरी बात, पर्ची में 12-26 डॉग लिखा है। अक्टूबर महीने में त्यौहार शुरू हो जाते हैं। 12 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर तक दशहरा और मुहर्रम है। इसका मतलब है कि 12 से 26 अक्टूबर के बीच त्योहारों को टारगेट किया जा सकता है। चौथी बात, बरामद पर्ची में लिखा है TGT NMD मूव बिहार वीकी। इसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं। TGT टारगेट, NMD नरेंद्र मोदी, बिहार। अगर इन सब को मिलाकर देखें तो टारगेट नरेंद्र मोदी व्हेन ही इज मूविंग इन बिहार, और फिर जो BK लिखा है उसका मतलब बांका या बक्सर से हो सकता है, या फिर किसी और के बारे में कोड वर्ड भी हो सकता है। पांचवी बात, पर्ची में एक जगह लिखा है पावर कमिंग। इसका मतलब ये हो सकता है कि इस अभियान के लिए जो ताकत चाहिए वो आ रहा है, जैसे कि विस्फोट। हालांकि अभी मामले की जांच चल रही है और इन कोड्स को डिकोड करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं, लेकिन दहशतगर्दों के नापाक मंसूबों को अभी पूरी तरह से समझा नहीं जा सका है। जाहिर है इरादा खतरनाक था, लेकिन वक्त रहते वो शख्स पुलिस की गिरफ्त में आ गया। सनी शारद, जी मीडिया, रांची। अब बात रिश्तों की करेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। संतान, चाहे वो बेटा हो या बेटी, अपने बाप के, माँ बाप के कलेजे के टुकड़े होते हैं। लेकिन अगर कोई बाप अपने ही संतानों का सौदागर हो जाए, अब ऐसे में आप क्या कहेंगे? लेकिन ये हकीकत है, एक ऐसी हकीकत जिसे जानकर हम सबका सिर शर्म से झुक जाएगा। एक बाप अपनी ही बेटियों का सौदा करता है। क्या इसी दिन के लिए झारखंड बना था? जी हाँ, ये मामला झारखंड से सामने आया है। झारखंड बना था कि खुशियां आएंगी, खुशहाली होगी, लोगों के चेहरे पर मुस्कान होगी, लेकिन लगता है कि सारी बातें हवा हवाई होकर रह गई हैं। हम आपको आज वो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। कि 15 साल बाद आखिर झारखंड कहां पहुंचा है। जी हां, हाल ये है कि महज चंद पैसों की खातिर रिश्तों के सौदे होते हैं। आलम यह है कि एक बाप अपनी बेटियों का सौदा करने से नहीं घबराता, नहीं हिचकता। वो अपनी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3-3 बेटियों का सौदा करता है। बाप बेटी का रिश्ता पैसों में बिकता नजर आता है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ऐसा मामला सामने आया है। कितना पैसों में तुमको ले जाएगी? मेरे को 300 में। कौन पैसा ये 300 दिया था? सारे पापा लिए। और तुमको कितना पैसों में तुमको ले जाएगी? मेरे को 300 में। कौन पैसा ये 300 दिया था? सारे पापा लिए। और ये चौंकाने वाला मामला राजधानी रांची से महज 20 किलोमीटर दूर का है।
दुलमी डागर गांव का मामला है ये तीनों वही बहनें हैं जिन्हें उनके सौदागर बाप ने बेच डाला था 300 रुपए की खातिर। जब इसे बेचा गया तब इसकी उम्र महज 6 साल थी। अपना पेट भरने के लिए बेच दिया गया था। अब करीब 15 साल बीत चुके हैं। उम्र भी 21 साल की हो चुकी है, लेकिन 15 साल में सब कुछ खत्म हो चुका है। इसने अपना सब कुछ खो दिया है। अब इसे इंसाफ की उम्मीद है। इंसाफ चाहती है ये। मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, पढ़ाई करना चाहती हूँ। जो लोग मेरा बचपन बर्बाद किए, मैं नहीं चाहती और किसी का लाइफ ख़राब हो, इसीलिए क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ और किसी के साथ ना हो। ये केवल बड़ी बहन के साथ ही हुआ ऐसा नहीं है। छोटी बहनों का भी वही अंजाम हुआ जो उनकी बड़ी बहनों का हुआ था। तो और छोटी बहनों को भी रुपयों की खातिर बेच दिया गया। रिश्तों और इंसानियत की सारी मर्यादा को ताक पर रखकर जब इंसान सौदागर हो जाता है, वो भी इंसानों का, तो उसे रिश्तों की फिक्र कहाँ रहती है। मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। क्या होगा? नहीं जाना चाहते थे काम पे, तो ज़बरदस्ती ले गए पापा और नाना। कितना में बात? वो सब नहीं पता है। कितना दिन काम किया? 13 साल। और पैसा मिला कुछ? थोड़ा बहुत मिला। मारपीट मिलता था? कभी कभी। दरअसल दुलमी डागर का ये मामला कभी सामने नहीं आता। एक शख्स के हाथों बड़ी बेटी का सौदा किया जाता है। वो शख्स रायबरेली में रहता था। 15 साल बाद उस युवती को गुलामी के बंधन से आज़ाद कर दिया। इसके बाद युवती अपने घर आती है। खरीद फरोख्त की ये बात गांव की दहलीज पार नहीं कर पाती, लेकिन एक एनजीओ की टीम गांव पहुंचती है। तब जाकर मामला सामने आता है। झारखंड राज्य की स्थापना ही आदिवासियों के विकास के लिए किया गया था, लेकिन आज जो हम लोगों ने देखा कि यहाँ की लड़कियाँ 300-600 रुपया में बेची जा रही है और बिक रही है और अपने परिवार के द्वारा बेची जा रही है। घर का माली हालत सही नहीं है और उसका फ़ायदा जो बड़े लोग हैं वो उठा रहे हैं। तो यह एक विडम्बना है, दुर्भाग्य है झारखंड राज्य के लिए कि यहाँ की बच्चियाँ बेची जा रही हैं। जी मीडिया ने सौदागर पिता को ढूंढने की पूरी कोशिश की, जानने की कोशिश की कि किन हालात में उसने अपनी बेटियों को बेच डाला, लेकिन वो सौदागर बाप मिल न सका। हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक इंसानों की सौदेबाजी में मध्यस्थता की भूमिका भी परिवार वाले ही निभाते हैं और परिवार के लोगों के शामिल होने की बात सभी को हैरान भी करती है। जैसे कि शांति बाहर में चल गई, इतना दिन ढेर दिन के बाद हुआ, उसके बाद इतना दिन के बाद उसको केवल 2 बार चांसेस मिला है यहाँ पर आने के लिए। एक था उसका फुआ की शादी में, उस टाइम आए थे यहाँ पर, और फिर अभी आई है। उसके बाद दोबारा जाने की नहीं खोज रही है। जैसे कि पूरा उन लोग का बचपना उधर गुजर गया। आई थी उस टाइम, पूछा था तो बोल रही थी कि 300 रुपया में मतलब ऐसा कर दिया गया था। जाना नहीं चाहती थी, लोग भाग चल रही थी इधर उधर, लेकिन उसका बाबा ज़बरदस्ती भेज दिए थे। नहीं मतलब ना पीता खाता था, काम उम करने नहीं सकता था, खिलाने नहीं सकते थे ना उस टाइम, ना ये लोग बाहर कर दिए उसका बाबा। ये तो उदाहरण भर है। ना जाने और कितने ऐसे परिवार होंगे जो पेट की आग में झुलस रहे हैं और आग बुझाने के लिए वो अपने कलेजे के टुकड़े को बेचने पर मजबूर हो जाते हैं। सवाल वही है कि झारखंड के रहनुमा इसे देख रहे हैं या नहीं। सनी शारद, जी मीडिया, रांची। ये समस्या यहीं खत्म नहीं होती, बात उस पर भी करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रेस्क्यू कर मानव तस्कर के हाथों लोगों को छुड़ाया जाता है। असली समस्या इसी के बाद शुरू होती है। छुड़ा लेने के बाद कोई मुकम्मल इंतजाम नहीं किया जाता, कोई व्यवस्था नहीं की जाती ताकि लोग फिर से खड़े हो सकें, फिर से वापस लौट सकें
आप भी देखें कि क्या है हकीकत। मानव तस्करी के शिकार बच्चों को बचाने के लिए रेस्क्यू किया जाता है। उन्हें इंसानों के सौदागर के हाथों से बचाया जाता है। लाखों खर्च कर ऑपरेशन मुस्कान चलाया जा रहा है ताकि बच्चों के चेहरे पर मुस्कान बनी रहे। लेकिन इसके बाद क्या होता है? असल समस्या तो इसी के बाद आती है। खूंटी की एक लड़की मानव तस्करी का शिकार हो जाती है। उसे बेच दिया जाता है। लेकिन अब उसकी क्या हालत है ये आप खुद देखिए। वो खुद को तलाश रही है, पहचान बनाने की कोशिश में जुटी है। वो जीवन में आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन अतीत पीछा नहीं छोड़ता। वो साथ चलता हुआ नजर आता है। नतीजा ये है कि सरकारी पहल पर सवाल उठते हैं। कोई जान पहचान लड़का मुझे दिल्ली ले गया काम कराने के लिए, और 7 मंथ काम कर जो भी किए थे वो उसमें से एक भी सैलरी नहीं दिया और दिल्ली से जैसे तैसे मैं भाग करके आई रांची। उसके बाद इंटर में फिर से एडमिशन लिया और अब पास की, और पार्ट 1 में ज्वाइन करने के लिए मेरे पास आगे पढ़ाई करना तो चाहती हूँ, पर आगे पढ़ने के लिए पैसे नहीं है। खूंटी जिले का तोरपा गांव। इसी गांव की युवती को कई साल पहले दलालों ने अपना शिकार बनाया था। उसे काम के बहाने दिल्ली ले जाकर बेच दिया गया था। वर्षों तक बिना पैसे के काम करने के बाद पीड़ित लड़की किसी तरह दलालों के चंगुल से बच निकलती है। वो दलालों के चंगुल से भागकर अपने घर पहुंचती है। वो हिम्मत नहीं हारती। खूंटी थाने में मामला भी दर्ज करवाती है। हौसला बरकरार रखते हुए उसने फिर से पढ़ाई शुरू की। जो सिलसिला थम गया था उसे आगे बढ़ाने की शुरुआत की। उसने इंटर की पढ़ाई पूरी की। दिक्कतें भी आई, लेकिन पीड़ित युवती ने हर बाधा पार की। अब वो अपने कदम आगे बढ़ाना चाहती है, ग्रेजुएशन करना चाहती है, लेकिन हालात उसके सामने रास्ता रोके खड़े हैं। पीड़ित लड़की के पास महज 600 रुपये नहीं होने के कारण कॉलेज में दाखिला नहीं मिलता है। पैसे नहीं है, पैसे नहीं होने के कारण अभी तक एडमिशन नहीं हुआ है। जाहिर है पीड़ित एक मुसीबत से बचकर आई है, लेकिन अभी मुश्किलों भरा उसका सफ़र ख़त्म नहीं हुआ है। साफ है कि ट्रैफिकिंग के शिकार लोगों को बचाया तो जाता है और फिर उनके नाम पर लाखों खर्च भी होते हैं, लेकिन उनके पुनर्वास का कोई मुकम्मल इंतज़ाम नहीं हो पाता। ऐसे में पीड़ित जाए तो जाए कहाँ? किसी ने भी कोई कॉलेज के प्रिंसिपल्स वगैरह किसी ने भी कोई जानकारी नहीं दिया, सिर्फ ये बोला कि तुम्हारा एडमिशन नहीं हो सकता। सवाल ये है कि कई ऐसी लड़कियां होंगी जो वापस दिल्ली से आके ट्रैफिकिंग का शिकार होने के बाद दिल्ली से वापस आके यहाँ पर किसी तरह अपना जीवन गुजारना चाह रही है। यहाँ पर सरकार को आगे आना होगा। इस तरह की कई बच्चियां होंगी जिनको मदद की ज़रूरत है। इस पीड़ित लड़की का ये मामला सिस्टम का सच बयां करने के लिए काफ़ी है। आधी अधूरी मदद से कहाँ तक भला हो पा रहा है, ये पीड़ित लड़की का दर्द जानकर समझा जा सकता है, लेकिन हमें उस सिस्टम को भी समझना होगा और सिस्टम को भी एक पीड़ित के दर्द को समझना होगा। जहाँ 600 रुपये की वजह से दाखिला रुक जाता है, सपनों की उड़ान पर रोक लग जाती है। सच हमारे सामने है, देखना है कि हम उसे कितना देख और समझ पाते हैं। सनी शारद, जी मीडिया, रांची। जुर्म की दुनिया की खबरों में आज बस इतना ही, लेकिन आप रहिए सावधान और बाखबर, क्योंकि जुर्म कहीं भी और कभी भी हो सकता है। इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।